हम पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज की खोज में लगा देते हैं जो बिल्कुल पास होते हुए भी हमारी पहुंच से बाहर रहती है। कुछ लोग उसे ईगो कहते हैं और कुछ आत्मा। आज का विज्ञान अब हमारे ख्यालों, हमारी यादों और हमारे सपनों में ताक झांक करने लगा है और एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल पूछने लगा है कि वो क्या चीज है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। स्पेस, समय और खुद जिंदगी। ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। वो क्या चीज है जो मुझे मैं बनाती है और आपको आप? क्या हम उसे जानते हैं? जैसे वो लोग और वो जगहें जो हमारे करीब हैं। वो क्या चीज है जो मुझे वो बनाती है जो मैं 40 की उम्र में था या 10 की उम्र में? वो क्या चीज है जो हम में से हर एक को एक अलग पहचान देती है? वैज्ञानिकों ने इस बेहद उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है और इसके लिए वो हमारी समझ की आखिरी सीमा को कुरेदने लगे हैं, यानी हमारे दिमाग को। मैं हर साल गर्मी के मौसम में बॉय स्काउट्स के साथ कैंपिंग के लिए जाता था। इसके लिए जरूरी था कि मेरे साथ ले जाए गए हर कपड़े पर मेरा नाम मॉगन सिला हुआ हो। ये वो नाम था जो बचपन में मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। मैं अक्सर सोचता था कि अगर मेरा नाम आम लोगों जैसा होता, जैसे रॉबर्ट या जॉन, तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। पर चाहे अनचाहे मेरा वही नाम आज मेरी पहचान है। मेरे उसी नाम ने मुझे वो बनने में मदद की जो मैं हूं। हैप्पी बर्थडे। देखो चल रहा है। मॉम को दिखाओ। बाय। बहुत अच्छे हैं। काश तुम यहाँ होते। एलिसन कोपनिक ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि हम खुद को पहली बार कब और कैसे पहचानने लगते हैं। वो बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। खुद को पहचानने की प्रोसेस ये जानने की प्रोसेस है कि हम कौन हैं। पूरी जिंदगी चलती रहती है, पर उसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्से वो बातें और वो चीजें हैं जो हम बहुत ही छोटी उम्र में सीखते हैं। अडल्ट्स के लिए अपनी पहचान को ऐसे ही स्वीकार कर लेना आसान है। हम मान लेते हैं कि इस वक्त हम वही हैं जो 1 मिनट पहले थे। पर एलिसन ने खोज निकाला है कि छोटे बच्चों के लिए उनकी पहचान इतनी ठोस नहीं होती। वो अपना ज्यादातर वक्त ये समझने की कोशिश में लगा देते हैं कि वो कौन है। तो जब बच्चे अपनी रोजमर्रा की हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे खेलना, चीजों को समझने की कोशिश या प्रिटेंड करना, तो वो सिर्फ वही नहीं करते बल्कि एक इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफिकल रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं कि इंसान खुद को कैसे पहचानता है। इस प्रोग्राम के पहले माइलस्टोन्स में से एक को मिरर स्टेज कहते हैं। ये तब शुरू होती है जब बच्चा पहली बार अपने रिफ्लेक्शन यानी अपनी छवि को पहचानने लगता है। आईने में आप सिर्फ एक शरीर और चेहरा नहीं देखते जो आपको मोह लेता हो, बल्कि इसमें आपको अपनी किनेस्थेटिक यानी कि अंदरूनी भावनाएं भी दिखाई देती हैं। ये जानने के लिए कि इन नन्हे मुन्नों में से कौन अपने रिफ्लेक्शन को पहचानता है, एलिसन बहुत ही चतुराई से काम लेती है। वो उन बच्चों की नाक पर नीली स्याही लगाकर उन्हें आईने में देखने को कहती है। वो रहा वो लड़का वहाँ आईने में, कौन है वो? चलो पहचानो उसे। 15 महीने का जॉन अपनी ओर घूरते उस नीली नाक वाले बच्चे को देखकर परेशान नहीं होता, क्योंकि वो नहीं जानता कि आईने में दिखाई देने वाला बच्चा वो खुद है। वो आईने वाले बच्चे की नाक पर लगे दाग में तो दिलचस्पी लेते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि असल में वो दाग खुद उसकी नाक पर लगा है। पर जब एलिसन ने वही टेस्ट कैरन पे किया जो जॉन से सिर्फ कुछ ही महीने बड़ी है, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। अरे देखो उसे, पहचाना? हाँ? अरे ये क्या है? अब तक वो बच्चे समझने लगते हैं कि ओ हाँ, आईने में दिखाई देने वाला बच्चा मैं ही तो हूँ। ये सेल्फ डिस्कवरी के लंबे सफर का पहला बड़ा कदम है। पर एलिसन के काम ने दिखा दिया है कि जिन पर वो ये टेस्ट कर रही है, उन पर उन्हें काफी फिलोसॉफिकल रिसर्च करनी बाकी है। ये है 3 साल की जिनीवा।
एलिसन उसे डब्बा दिखाकर ललचाने की कोशिश कर रही हैं, जो देखने में कुकी बॉक्स लगता है, पर जल्द ही जिनेवा जान जाएगी कि वो सिर्फ ढक्कन से सही अंदाजा नहीं लगा सकती। तुम्हें क्या लगता है इस डिब्बे में क्या है? इसमें क्या होना चाहिए? चॉकलेट कुकी। चॉकलेट कुकीज? आप जानती हैं? तो क्या ये डिब्बा खोलें? देखें इसमें क्या है। मार्कर्स। इसमें तो मार्कर्स हैं। ओह, मेरे लिए। जब मैंने आपको पहले ये डिब्बा दिखाया जो इस तरह से बंद था, तो आपने क्या सोचा इसके अंदर क्या है? मार्कर्स। मार्कर्स। जिनेवा ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही कि उस डिब्बे से, जिसे पहले वो चॉकलेट कुकीज से भरा हुआ समझती थी, उसमें से मार्कर्स निकले। ये पता होना कि आपकी सोच बदल जाने से भी आप इंसान वही रहते हैं, इस बात की समझ हमें पैदाइश से नहीं रहती, पर हमें ये सीखनी पड़ती है। एलिसन कुकी बॉक्स वाला ये टेस्ट 4 साल के जिम पर भी आजमाती हैं। एक बात बताइए तो, क्या? जब आपने पहले ये डिब्बा देखा तो आपको क्या लगा कि इस डिब्बे के अंदर क्या है? चॉकलेट चिप्स वाली कुकीज। आहा, और इसमें से क्या निकला? मार्कर्स। हाँ, शाबाश। ये स्वीकार कर पाना हमारी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा है कि जब हम 16 साल के थे तो हमारी सोच आज की सोच से अलग थी, और ये भी स्वीकार करना कि वो मेरी ही सोच थी। बच्चों को जब लगने लगता है कि सोच बदलने से उनकी आइडेंटिटीज नहीं बदलती, तो वो उन चीजों को भूलना बंद कर देते हैं जिन पर अब विश्वास नहीं करते, और फिर पहली बार इंसानी याददाश्त की हैरत अंगेज ताकत से उनका सामना होता है। मैं इसी हॉल में एक क्वायर में गाया करती थी। यहाँ इस हॉल में आकर मैं वापस अपने उसी दौर में पहुँच जाती थी। मुझे उस ज़माने की हर चीज़ अच्छी तरह याद है, जब मैं यहाँ आकर घंटों गाने की प्रैक्टिस किया करती थी। यहाँ मैं उन दिनों में खो सी जाती हूँ। न्यूरोसाइंटिस्ट डोना एडिस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की मेमोरी लैब की हेड है, जहां वो ये खोज करती हैं कि हमारी यादें हमें किस तरह शेप करती हैं। इसके लिए वो हमारे दिमाग से एक हॉर्सशू जैसे हिस्से में ताक झांक करती हैं, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। पिछले 50 सालों से वैज्ञानिक जानते हैं कि हिप्पोकैम्पस हमारी यादों को स्टोर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल इस खोज का श्रेय एक ऐसे व्यक्ति को जाता है जिसे हम पेशेंट एचएम के नाम से जानते हैं। वो सीवियर एपिलेप्सी का शिकार था और जिसे 1953 में एक नया और अनोखा ट्रीटमेंट दिया गया था। उसका हिप्पोकैम्पस और इनर टेम्पोरल लोब्स का एक हिस्सा काट कर निकाल दिया गया था। सर्जरी के बाद एचएम को दोबारा कभी भी एपिलेप्सी का दौरा नहीं पड़ा, पर वो नई यादों को फॉर्म करने की अपनी काबिलियत को पूरी तरह खो चुके थे। उन्होंने कहा था कि हर दिन एक सपने से जागने जैसा होता है। वो अपनी आइडेंटिटी खो चुके थे। उनकी ये समझ कि वो कौन है 27 साल की उम्र पर आकर रुक गई थी। दिन दशकों में बदलते गए, पर अब वो आईने में दिखाई देते अपने रिफ्लेक्शन को भी नहीं पहचान पाते थे। इस बात का कितना हिस्सा कि हम कौन हैं हमारी उन यादों पर निर्भर है जो हर रोज हम में समाती जाती है। ट्रेडिशनली मेमोरी रिसर्च बीते हुए समय पर फोकस करती है, पर पिछले कुछ सालों से मुझ जैसे रिसर्चर्स भविष्य की कल्पना करने की काबिलियत पर ध्यान दे रहे हैं, और इस बात पर भी कि याददाश्त का उसमें क्या योगदान हो सकता है। डोना और उनकी टीम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा ये जानने की कोशिश में है कि हिप्पोकैम्पस और हमारी यादें किस तरह से ये अंदाजा लगाने में मदद करती हैं कि भविष्य में हम कैसे होंगे। इसके लिए हम अपने सब्जेक्ट्स को लैब में बुलाते हैं और उनसे अपनी करीब 100 यादें बताने को कहते हैं। मुझे याद है मैं अपने कजिन से मिलने जर्मनी गया था। हम एक बीच पर घूम रहे थे जिसके अंत में एक गुफा थी। मैंने अपनी नानी को क्रिसमस पर एक सीशेल दिया था। अपनी हर याद में वो एक व्यक्ति, एक जगह और एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो महत्वपूर्ण हो। डोना एक हफ्ते बाद अपने सब्जेक्ट्स को वापस बुलाती हैं। उन्हें एक एफएमआरआई मशीन में भेजती हैं और उनकी पुरानी यादों की डिटेल्स दिखाती हैं।
पर ऐसा करते हुए वो जानबूझकर उनमें कुछ बदलाव कर देती हैं, जैसे एक याद के साथ दूसरी याद की जगह को जोड़ देना और एक दूसरी याद के व्यक्ति को एक तीसरी याद में ले आना। फिर वो उन्हें उन गड़बड़ाई हुई यादों से एक कहानी बनाने को कहती हैं और साथ ही उन घटनाओं की कल्पना करने को भी जो घटी तो नहीं पर घट सकती थी। हम उनसे हर उस व्यक्ति, जगह और चीज के बारे में पूछते हैं जो वो अब देख रहे हैं और एक ऐसी घटना की कल्पना करने को कहते हैं जो उनके साथ अगले 5 सालों में घट सकती है। और जब उनके सब्जेक्ट्स अपने भविष्य की कल्पना कर रहे होते हैं, टोना उनके दिमाग के रिस्पॉन्सेस को मेजर करती हैं। वो देख रही हैं कि उनके दिमाग के हिपोकैम्पस नामक हिस्से में, जहां पुरानी यादें स्टोर की जाती हैं, जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है। हिपोकैम्पस न सिर्फ पुरानी बातें याद करने के काम आता है, बल्कि भविष्य की इन सिमुलेशंस की रचना भी करता है। याददाश्त न सिर्फ बीते हुए समय के लिए महत्वपूर्ण है, वो भविष्य की हमारी पहचान के लिए भी उतनी ही जरूरी है। यादें हमारी आइडेंटिटीज को बनाने के लिए बहुत ही अहम है, पर वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने खोज निकाला है कि हमारी यादों को हमारे जाने बिना भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो क्या हम वही हैं जो हम समझते हैं कि हम हैं? हमारी याद रखने की काबिलियत वाकई असाधारण है। अपनी जिंदगी के दौरान एक आम आदमी करीब 1 लाख शब्दों का मतलब याद रखता है, करीब 1700 लोगों को पहचानता है और 1000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ता है। अनुभव के इस विशाल दिमागी भंडार की मदद से हम सब अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, यादों का एक ऐसा पैटर्न जो खास हमारा होता है। पर अगर हमारी उन्हीं यादों को कोई गड़बड़ा दे तो क्या हम वो नहीं रहेंगे जो हम हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की न्यूरो साइंटिस्ट टैली शेरोट और इजराइल के वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के माइका एडेल्सन को डिनर पार्टीज में जाना बहुत अच्छा लगता है, पर वो वहां सिर्फ मौज करने नहीं चाहते, वो ये सब विज्ञान के लिए करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि किस तरह सामाजिक दबाव हमें बदल देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक डिनर पार्टी में बैठे हैं। आप वहां मौजूद लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे घटी थी, पर आपके सभी दोस्त कहने लगते हैं कि नहीं, आप गलत हैं, वहां ऐसा नहीं वैसा हुआ था। टैली को छाता मिला था और उसने उसे तारों के पीछे खिसका दिया। नहीं, मुझे यकीन है वो मैं नहीं थी। नहीं, वो तुम ही थी। मैं दावे से कह सकता हूँ तुम्हारे पास एक छाता था। स्टीव ही होगा। जहाँ तक मुझे याद है वो टैली ही नहीं, थी। क्योंकि हम इस बात से काफी इम्प्रेस थे कि स्टीव उसे लिए घूम रहा था। याद है उस दिन बरसात में हमने काफी मस्ती की थी। जब हम अपनी किसी याद को दूसरे लोगों के कहे मुताबिक बदलते हैं, तो क्या हम दिमाग के उस सिग्नल को भी बदल देते हैं जो उस याद से ताल्लुक रखता है, या हम सिर्फ उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं? सामाजिक दबाव हमसे बयान करने का तरीका बदलवा सकते हैं, पर क्या वो उन यादों को बदल सकते हैं जो हमारे दिमाग में अच्छी तरह बस चुकी हैं? ये जानने के लिए टेली और माइका एक प्रयोग कर रहे हैं, पर किसी रेस्तरां में नहीं, बल्कि एक लैब में, जहां उनके वॉलंटियर्स का एक ग्रुप एक साथ एक फिल्म देखेगा। उसके बाद उन वॉलंटियर्स को उस फिल्म के बारे में कुछ आसान से सवालों के जवाब देने होंगे ताकि ये पता चल सके कि उन्हें क्या याद है। कुछ दिन बाद वो वॉलंटियर्स उन्हीं सवालों के जवाब देंगे, पर इस बार माइका और टैली उन पर सामाजिक दबाव डालेंगे। इस बार उनका सामना कुछ गलत जवाबों से करवाया गया, जैसे कि वो उनके ग्रुप के दूसरे मेंबर्स ने दिए हों। ग्रुप को इस गलत फहमी में डाला गया कि ये टेस्ट लेने वाले उनके दूसरे साथियों को याद है कि फिल्म के कैरेक्टर ने हैट नहीं पहन रखा था, और ज्यादातर लोगों ने उनका साथ देते हुए अपने जवाबों को बदल दिया। करीब 70% वॉलंटियर्स ने अपनी सहमति जताते हुए गलत जवाब दिए, जबकि पहले उन्हें पूरा यकीन था कि उनके जवाब सही थे। क्या उन्होंने अपना जवाब सामाजिक दबाव में आकर बदला, या वाकई उनकी मेमोरी बदल गई? 1 हफ्ते बाद हम दोबारा उनका टेस्ट लेंगे और इस बार उन पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा। अगर वो अब भी गलत जवाब देते हैं तो इसका मतलब होगा कि उनकी याददाश्त वाकई बदल गई है। टैली और माइका ने पाया कि सामाजिक दबाव के बिना भी ज्यादातर सब्जेक्ट्स गलत जवाबों पर ही अड़े हैं।
उस झूठ ने उनके दिमाग में घर कर लिया था। दरअसल इससे एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी एरर पैदा होती है और अपने ब्रेन डेटा का इस्तेमाल करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि ऐसी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी एरर कब पैदा होगी। जिन लोगों ने अपनी यादों को बदल दिया था उनके दिमाग हाई एक्टिविटी दिखा रहे थे, न सिर्फ हिप्पोकैम्पस में जहां यादें स्टोर होती हैं, बल्कि दिमाग के उस हिस्से में भी जो इमोशनल और सोशल रिस्पॉन्सेज से ताल्लुक रखता है और जिसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला और इसके काम की जानकारी का एक बड़ा हिस्सा हमें जानवरों की दुनिया से मिला है। किसी भी इमोशनल घटना या बात पर हमारा रिएक्शन या अचानक आई किसी भी आवाज से पैदा हुआ हमारा डर या हमारे चेहरे पर आया कोई भी भाव, इन सब के लिए एमिगडाला ही जिम्मेदार है। और शायद ये हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि किसी भी डरावने या इमोशनल हालात में एमिगडाला एक्टिवेशन काफी बढ़ जाता है और इससे हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्सों की एक्टिवेशन में भी बढ़त हो जाती है। जिन वॉलंटियर्स ने अपनी यादों को बदला था उन पर दूसरों की राय के दबाव का एक इमोशनल असर हुआ था। इससे उनके एमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो गए और झूठी यादें बीच में घुस गईं। इस तरह एमिगडाला एक्टिवेशन को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी यादें लंबे समय के लिए बदलेंगी और कौन सी नहीं। आपको समझना होगा कि यादें वीडियो टेप की तरह नहीं होती, क्योंकि लोगों को इस बात पर बहुत ज्यादा यकीन हो सकता है कि उनकी याददाश्त बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा होता नहीं। यादें हमारी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं का सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होती, उन्हें बिगाड़ा भी जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। हमारी आइडेंटिटीज हमारे समाज से लगातार मिलने वाले इनपुट से बनती है। कोई भी व्यक्ति उनसे अछूता नहीं होता। पर क्या हम एक कदम आगे जाते हुए जानबूझकर किसी की आइडेंटिटी को बदल सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें किसी की गहरी से गहरी सोचों में झांकना होगा। आप माने या न माने, वो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। किसी हद तक हम सब के सब एक्टर्स हैं। हम जो दिखते हैं वो हमारे मूड या हमारी संगत के हिसाब से बदल भी सकता है। पर एक वक्त होता है जब हमारा असली चेहरा सामने आ जाता है। सपने देखते वक्त क्या होता अगर हम अपने सपनों को देखकर स्टडी कर सकते? उस हालत में क्या हम एक दूसरे को ज्यादा गहराई से समझ सकते थे? एक आम जिंदगी के दौरान एक इंसान करीब 6 साल सपने देखते हुए बिताता है, यानी 52,000 घंटों से भी ज्यादा की इमेजरी जो हमारे अनकॉन्शियस दिमाग में चक्कर लगाती रहती है। कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंटिस्ट यूकी कामाटानी मानते हैं कि एक दिन यह देखना और रिकॉर्ड करना भी संभव हो जाएगा कि लोग क्या सपने देखते हैं। जब ऐसा हो गया तो हम सब खुद को काफी गहराई से समझने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर हम किसी एक सपने के कंटेंट को रिकंस्ट्रक्ट या डिकोड कर सके तो सपना देखने वाले की आइडेंटिटी जान सकते हैं। अगर हमें कोई सपना याद रहता है तो वो अक्सर इमोशंस से भरी इमेजेस की एक सीरीज की शक्ल में होता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सपने देखते समय दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स काफी एक्टिव होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कई पैटर्न्स बनने लगते हैं। यूकी सोच में है कि क्या हम उन पैटर्न्स को स्टडी करके उन्हें कंप्यूटर द्वारा इमेजेस में बदल सकते हैं। ब्रेन एक्टिविटी को एक कोड या एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भी मान सकते हैं, जिससे पता चलता है कि विजुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में बनने वाले इमेजेस के पैटर्न्स बेहद डिस्टॉर्टेड होते हैं, जैसे चश्मे के टूटे हुए कांच से दिखाई देने वाली दुनिया की कटी तस्वीर। पर अगर हम कांच के उन टुकड़ों से दिखाई देने वाली सैकड़ों कटी तस्वीरों का डेटा जमा कर लें तो उन्हें जोड़कर सही तस्वीरें बना सकते हैं। वैसे तो इसमें काफी वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हम ये काम एक पावरफुल कंप्यूटर के हवाले कर दें तो वो देखते ही देखते सही तस्वीरें बना देगा। ये वो तरीका है जिससे यूकी उस कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इमेजेस को विजुअल कॉर्टेक्स में चल रही एक्टिविटी के पैटर्न्स में बदलता है। इसके लिए हम उस इंसान की ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करते हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट करना है।
पहले हम उसे एक स्कैनर में भेजकर उसके दिमाग को स्कैन करते हैं, जिसके दौरान हम उसे कुछ इमेजेस दिखाते हैं। आमतौर पर एक एक्सपेरिमेंट में सैकड़ों या हजारों इमेजेस इन्वॉल्व होती हैं। ये इमेजेस बहुत ही साधारण ब्लैक एंड व्हाइट शेप्स होती हैं, जैसे स्क्वायर, क्रॉस और लाइन। और यूकी कंप्यूटर्स की मदद से विजुअल कॉर्टेक्स में चल रही एक्टिविटी के पैटर्न्स को हूबहू रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक ही व्यक्ति पर बार बार टेस्ट करके उनका कंप्यूटर हर इमेज से बन रहे पैटर्न को पहचानने लगता है। दूसरे शब्दों में, दिमाग की सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी देखकर ही कंप्यूटर जान लेता है कि सब्जेक्ट किस शेप को देख रहा है। फिर यूकी एक बहुत ही असाधारण सा काम करते हैं। वो सब्जेक्ट को बिल्कुल नई इमेजेस दिखाते हैं, वो इमेजेस जो कंप्यूटर ने कभी नहीं देखी। फिर वो कंप्यूटर से वो तस्वीरें बनवाने की कोशिश करते हैं जो सब्जेक्ट देख रहा है। ये वो इमेजेस हैं जो कंप्यूटर सीधा सब्जेक्ट के दिमाग से पढ़ता है, और ये वही इमेजेस होती हैं जो सब्जेक्ट उस वक्त देख रहा होता है। ये पहली बार है जब कोई किसी के सिर्फ दिमाग में झांककर ये जानने में कामयाब हुआ है कि वो व्यक्ति क्या देख रहा है। अभी अभी हमने विजुअल कॉर्टेक्स को देखकर सब्जेक्ट द्वारा देखी गई इमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट किया है। अब हम उन काल्पनिक इमेजेस और सपनों में देखी जाने वाली इमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। यूकी का तरीका अभी सिर्फ पिक्सेलेटेड ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पर काम करता है, पर वो मानते हैं कि कुछ और सालों के रिफाइनमेंट के बाद हमारे सपनों की रिकॉर्डिंग ऐसी होगी जैसी एक रंगीन हाई डेफिनेशन फिल्म। वही वो खिड़की होगी जिससे हम अपने अंदर झांक पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माइंड के अनकॉन्शियस पहलू ही तय करते हैं कि हम और हमारी आइडेंटिटी क्या है। इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम किसी के सपनों के उन कंटेंट्स को रिव्यू कर सकें जिनके बारे में उसे खुद पता नहीं, तो उस व्यक्ति की मेमोरी में छिपी कोई दबी बात सामने आ सकती है। जल्द ही हमारी असली आइडेंटिटीज खुलकर सबके सामने आ जाएंगी, उनके वो पहलू भी जो हम नहीं चाहते कोई जाने, जैसे हमारे बहुत सारे गहरे राज और फैंटेसीज। मगर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग के उन कंटेंट्स को एडिट करने की शक्ति भी हमसे दूर नहीं। हमारा दिमाग हमेशा यादों से भरा रहता है। कुछ हमें खुशी देती हैं और कुछ उदास कर देती हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमारी यादें ही हमारी सोच और एक्शंस को शेप करती हैं। पर अब कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि उन्होंने यादों को बदलने का तरीका खोज लिया है, और शायद हमें बदलने का भी। क्या हम अपनी मर्जी से अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी बदल सकते हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के न्यूरो साइंटिस्ट आंड्रे फेंटन कहते हैं, क्यों नहीं। उनके मुताबिक दिमाग और न्यूरॉन्स के बीच के संपर्क के रास्ते न्यूयॉर्क सिटी की गलियों के जाल की तरह हैं, एक ऐसी भूल भुलैया जिससे वो हर रोज गुजरते हैं। और ठीक मैनहट्टन के ट्रैफिक की ही तरह दिमाग के गिर्द हर रास्ते पर इलेक्ट्रिसिटी का बहाव एक जैसा नहीं होता। आप जब भी कुछ अनुभव करते हैं, आपके दिमाग में कहीं पर इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन होता है, फिर वो पूरे दिमाग में फैल जाता है और वही आपका अनुभव है। जिस तरह एक शहर में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनी होती हैं जो काफ़ी चौड़ी भी हो सकती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गुजर सके, और संकरी गलियां भी जहां से बहुत कम लोग आते जाते हैं क्योंकि वो ना तो तेज़ रफ्तार के लायक हैं और ना ही धीमी। सालों तक वैज्ञानिक समझते रहे कि अडल्टहुड पाने के बाद हमारे दिमाग के रास्ते सड़कों की तरह पक्के हो जाते हैं। संकरे रास्ते चौड़े नहीं हो सकते और चौड़े रास्तों को सकरा नहीं किया जा सकता। पर अब ये साफ हो गया है कि हमारे अडल्ट दिमागों के रास्ते लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। हर बार जब भी हम कोई नई मेमोरी स्टोर करते हैं, हमारे दिमाग के लाखों न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और जिस तरह रास्ता बंद होने पर आंड्रे को एक नया रास्ता तलाशना पड़ता है, हमारे नए अनुभवों को प्रोसेस करके रिकॉर्ड करने के लिए हमारे न्यूरल रास्ते भी खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे न्यूरल रास्तों का ये लचीलापन पूरी जिंदगी रहता है, और वो पूरी जिंदगी बदलते और नियंत्रित होते हैं हमारे अनुभव से।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने दिमाग में मौजूद एक ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया है जो नई यादों के बनते समय फौरन एक्टिव हो जाता है। इसे PKM ज़ेटा कहते हैं। PKM ज़ेटा का मतलब है प्रोटीन काइनेज M ज़ेटा। ये मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है। जब भी PKM ज़ेटा को एक न्यूरॉन में डिप्लॉय होने का संदेश मिलता है तो वो उस अनुभव के आधार पर होता है जिसे हम उस वक्त गुजर रहे होते हैं। और जो काम ये करता है वो ये कि उस अनुभव की न्यूरोट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को और बढ़ा दे। जब किसी याद को हमारे दिमाग के ट्रैफिक से होकर गुजरना होता है तो PKM ज़ेटा ही उसके लिए रास्ता बनाता है और ये ख्याल भी रखता है कि वो सुरक्षित लॉन्ग टर्म स्टोरेज में पहुंच जाए। वो लॉन्ग टर्म यादें जो आज हमारे दिमाग में बनती हैं और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं, लगता है कि PKM ज़ेटा की मदद से ही स्टोरेज तक पहुंचाई जाती हैं। PKM ज़ेटा उस जादुई क्लिकर की तरह है जो ट्रैफिक के सिग्नल की लाल लाइट को हरी में बदल देता है। पर आंड्रे एक ऐसे केमिकल के बारे में जानते हैं जो PKM ज़ेटा के असर को खत्म कर सकता था और जिसे ज़ेटा इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी जिप कहते हैं। और वो जानना चाहते थे कि अगर वो उसे एक जिंदा दिमाग में इंजेक्ट कर दें तो क्या लॉन्ग टर्म यादें बननी बंद हो जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। इसके द्वारा हम एक याद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये चूहा एक घूमते हुए कैरोसेल में है। इसमें खास बात यह है कि जब भी ये चूहा इस हिस्से में दाखिल होगा इसे बिजली का एक झटका लगेगा। वो बहुत जल्दी जान जाएगा कि कैरोसेल में चलते हुए उसे उस हिस्से से दूर रहना है। आंड्रे के प्रयोग के इस कंप्यूटर जनरेटेड रीडआउट में ये चूहा पूरे कैरोसेल में घूम रहा है, लेकिन इसके तिकोने शॉक जोन से लगातार बचता रहता है। 30 दिन बाद आंड्रे उस चूहे को फिर से उस कैरोसेल में डालते हैं और देखते हैं कि वो अब भी उस तिकोने शॉक जोन से बच रहा है। ये बात एक लॉन्ग टर्म याद की तरह उसके दिमाग में बस चुकी है। लेकिन जब आंड्रे उसी चूहे के हिपोकैम्पस में जिप को इंजेक्ट करके उसे फिर से कैरोसेल में डालते हैं तो एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। वो उस शॉक जोन के ठीक ऊपर से गुजरने लगता है जैसे उसके बारे में जानता ही ना हो। आपने देखा कि वो चूहा ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, जो बहुत ही एक्साइटिंग था। आंड्रे ने चूहे की याददाश्त का एक हिस्सा मिटा दिया है। वो लोग जिनसे हम मिल चुके हैं, वो जगहें जहां हम जा चुके हैं और वो काम जो हम कर चुके हैं, उन सबको भुला पाना अब दवाइयों द्वारा संभव हो सकता है। पर आंड्रे उस चूहे के दिमाग में नहीं झांक सकते, इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिप मॉलिक्यूल ने उसकी कितनी यादें मिटाई हैं। जैसे ही हम यादों की सिनेप्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना शुरू करेंगे, हमें इस बात का पता भी चलने लगेगा कि क्या हम वाकई अलग अलग यादों को चुनकर अलग अलग तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं। पर हमें ये डर हमेशा सताता रहेगा कि कहीं हम सभी यादों को मिटा ना दें, जो करने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जिप के इस्तेमाल से किसी खास याद को मिटाने की संभावना अभी काफी दूर है, मगर मॉन्ट्रियल में एक डॉक्टर ने इसके लिए एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला है। वो उन दर्दनाक यादों को मिटाने का काम कर रहे हैं जो उनके मरीजों को उनकी आइडेंटिटीज में कैद किए हुए हैं। हम कौन हैं, ये इस पर निर्भर है कि हम कहां थे, किसे चाहते थे और किसे खो चुके हैं। हम में से कुछ के लिए दुखदायक यादें एक खुले जख्म की तरह होती हैं। वो यादें हमें वो बनने से रोक सकती हैं जो हम बनना चाहते हैं। डॉक्टर एलेन ब्रूने मॉन्ट्रियल की मैगिल यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट हैं। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीजों का इलाज करने में माहिर हैं। वो इस डिसऑर्डर को बहुत नजदीक से देख चुके हैं। 1989 में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में ऐसे ही एक बीमार व्यक्ति ने कनाडा के इतिहास की सबसे ज्यादा दहला देने वाली मास शूटिंग की थी। तब एलेन वहीं पर साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे। वो गलियारों में घूमता रहा और गोलियां चलाता रहा। उसने 12 औरतों को गोली मारी और आखिरकार खुद को भी गोली मार ली। इस घटना के बाद क्राइसिस इंटरवेंशन बहुत ही बचकाने ढंग से किया गया था, जो हम में से कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस घटना ने मुझ पर काफी गहरा असर किया।
और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है। इस भयानक घटना ने एलेन को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर वो आज भी चल रहे हैं। वो पीटीएसडी के शिकार मरीजों को अपनी रोजाना की जिंदगी में लौटने में मदद करते हैं। पीटीएसडी को एक तरह का मेमोरी डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये उन यादों से ताल्लुक रखता है जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। वो यादें आपके दिमाग में घुसकर काफी ताकतवर हो जाती हैं और आप ऐसे हालात से डरने लगते हैं जो आप नहीं चाहते कि पैदा हो। जब कोई याद इमोशनली काफी पावरफुल होती है तो दिमाग में मौजूद प्रोटीन न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस पैदा कर देता है, जिससे वो याद एक अलग लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया में चली जाती है और वहां पर वो एक गहरा इंप्रेशन छोड़ देती है। एक बार जब याद की स्याही सूख जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, बीतते समय के साथ वो धुंधली जरूर पड़ जाती है, पर फिर भी कभी कभी उभर आती है। जब तक मैं पागल या भुलक्कड़ न हो जाऊं, मुझे वो याद कभी कभी आती ही रहेगी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बार जब याद की स्याही सूख जाती है तो उसे किसी भी हालत में मिटाया नहीं जा सकता। पर एलेन का कहना है कि हर बार जब भी हम कुछ याद करते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे हम फिर से एक बिल्कुल नई याद बना रहे हों। जब भी हम किसी याद को वापस लाते हैं तो वो फिर से एक्टिव होकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से भर जाती है। एलेन मानते हैं कि जैसे ही कोई किसी दुखदाई याद को वापस दिमाग में लाता है, वही वो मौका होता है जब उसे बदला जा सकता है। मेरी जिंदगी के साथ कई दुख भरी घटनाओं की यादें जुड़ी हैं, पर मैंने उनके साथ रहना सीख लिया था। मगर फिर मेरी बेटी की मौत हो गई, जो एक बड़ा झटका था। मैं पूरी तरह टूट गई। तब मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लोइस बुशे, जो एलेन के पास मदद के लिए आई हैं, उन्हें इंटेंस ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले कदम के तौर पर एलेन ने उन्हें उस दिन की घटना को सही क्रमांक में बताने को कहा। फिर उन्हें वो सब लिखकर जोर से पढ़ना था। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैं नाइट गाउन में ही दरवाजे तक गई, ये सोचकर कि मेरी बेटी होगी, पर बाहर पुलिस थी। मैंने कहा कि मैं हाउस कोट पहन कर आती हूँ, पर जब मैं बेडरूम में जाने के लिए हॉलवे से गुजर रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्या घर में कोई और भी है। लोइस ये सब एक ड्रग के इन्फ्लुएंस में पड़ रही हैं, जो एलेन ने उन्हें दी थी और जिसे प्रोपेनॉल कहते हैं। ये एक साधारण सी बीटा ब्लॉकर है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है और जिसका जाना माना साइड इफेक्ट ये है कि इससे थोड़ा सा मेमोरी लॉस होता है। मैं जान गई कि कोई बड़ी गड़बड़ है। मेरे पेट में एक गांठ सी बन गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अंदर ही अंदर कांप गई थी। जब मैं वापस लिविंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी निक्की एक ट्रक की चपेट में आ गई है और मर चुकी है। मैं अचानक नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं बेहद दुखी थी, छाती दर्द से फट रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सब कैसे सहूंगी। ट्रॉमा के साथ उसके पहले और बाद का भी वक्त जुड़ा होता है, पर जहां तक मेरा ख्याल है, लोग आखिरकार उससे उबर ही जाते हैं। लगता है जैसे एलेन ने एक ऐसा फाइन ट्यून तरीका खोज लिया है जो कुछ यादों पर असर कर जाता है। पर अगर हम एक ऐसे वक्त की कल्पना कर भी ले जब हमारी आइडेंटिटीज को बदलकर फिर से पहले जैसा बनाया जा सके, तब भी हमें सबसे बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिलता कि वो क्या चीज है जो हमें हम बनाती है। वो क्या चीज है जो हमारे दिमाग को ये सवाल पूछने के काबिल बनाती है कि आखिर हम हैं कौन। एक व्यक्ति हमारे उस गुण को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो हमें हम बनाता है, और वो भी सिलिकॉन हार्डवेयर के टुकड़ों के द्वारा। वो खास चीज जो हमें हम बनाती है, हम जहां भी जाएं हमेशा हमारे साथ होती है। वो हमारे दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स की भूल भुलैया में कहीं रहती है। अब
कुछ वैज्ञानिक ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इस बायोलॉजिकल नेटवर्क को सिलिकॉन हार्डवेयर द्वारा रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या हम एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो खुद से ही पूछे कि मैं कौन हूं। कंप्यूटर इंजीनियर स्टीव फर्बर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से है, इस खोज में लगे हैं कि क्या एक इंसानी आइडेंटिटी को बनाया जा सकता है। वो दिमाग की पहली नकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो असली दिमाग की तरह काम करे। अगर वो कामयाब होते हैं तो इस राज से पर्दा उठ सकता है कि हमें क्या चीज हम बनाती है। मेरे ख्याल में दिमाग को समझने का ख्याल ही रोमांच से भरा है। ये हमारी एग्जिस्टेंस का सबसे अहम हिस्सा है। पर दिमाग के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते, और उनमें से एक ये भी है कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है। स्टीव मानते हैं कि हमारा दिमाग एक न्यूरल कोड से चलता है। वो अकेला कोड ही कई कामों को एक साथ नियंत्रित करता है, जैसे देखना, सुनना और भाषा सीखना। हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो कोड क्या है। उन्हें लगता है कि उसे ढूंढने की सबसे अच्छी जगह दिमाग का वो हिस्सा है जो दूसरी स्पीशीज के मुकाबले इंसान में सबसे ज्यादा विकसित है। वो पतली झुर्रीदार बाहरी परत जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। नियोकॉर्टेक्स दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि ये पीछे के लो लेवल की इमेज प्रोसेसिंग वाले हिस्से में भी वैसा ही है जैसा आगे के हिस्से में, जहां हाई लेवल फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप अंधे पैदा होते हैं तो विजुअल कॉर्टेक्स का एक बड़ा हिस्सा आवाज की प्रोसेसिंग में लग जाता है। ये एक बहुत ही आम बात है कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। यानी यहाँ इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम्स में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जो हम देख नहीं पाते। कंप्यूटर इंजीनियर्स कई दशकों से बायोलॉजिकल दिमागों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो स्टैंडर्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पर स्टीव मानते हैं कि वो शुरू से ही गलत कर रहे हैं। डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स को सही तरीके से लगाने के इस हाईली इंटरकनेक्टेड तरीके की ही नकल स्टीव अपने कस्टम डिजाइन्ड सिलिकॉन सर्किट में करना चाहते हैं। उन्होंने एक बिल्कुल नई तरह की कंप्यूटर चिप बनाई है जो खास तौर पर इस तरह इंजीनियर की गई है कि न्यूरॉन्स के काम करने के तरीके की नकल कर सकें। इसे स्पिनेकर चिप कहते हैं। स्पिनेकर कंप्रेशन ऑफ स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का ही एक छोटा नाम है। स्पिनेकर चिप एक मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर है जो दिमाग के मॉडल्स की हूबहू नकल करता है। मतलब हमारे मॉडल उसी रफ्तार से काम करते हैं जिस रफ्तार से हमारे सिर के भीतर की बायोलॉजी। स्टीव की हर स्पिनेकर चिप को 16,000 न्यूरॉन्स के व्यवहार की नकल करने के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है। ये हमारे दिमाग के करीब 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स के एक बहुत ही छोटे हिस्से के बराबर है, पर इस दिशा में उठाए गए आज तक के सभी कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है। अब स्टीव और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक की एक टीम दिमाग जैसे इन चिप्स को रोबोट्स के साथ वायर करने में लगी है। ये दिखने में भले ही एक रिमोट कंट्रोल्ड खिलौना लगे, पर यह है नहीं। ये अपने आसपास की दुनिया को सेंस करके खुद ही अपने आप को नियंत्रित कर रहा है। ये रोबोट पूरी तरह न्यूरल कंट्रोल में रहकर इस लाइन पर चल रहा है। इसके अगले हिस्से पर एक विजन सेंसर लगा है, जिसके द्वारा मिली जानकारी स्पिनेकर कार्ड में भेजी जा रही है। फिर यह स्पिनेकर कार्ड रियल टाइम न्यूरल नेटवर्क को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके आउटपुट्स एक लैपटॉप द्वारा रोबोट तक भेजे जाते हैं जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसका दिमाग यहाँ है और शरीर वहां पर। इस रोबोट का स्पिनेकर चिप वाला दिमाग ठीक एक असली बायोलॉजिकल दिमाग की तरह काम करता है। ये एक बच्चे की तरह अपने वातावरण के साथ इंटरैक्ट करता है और अपने शरीर के इस्तेमाल से बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता है और हर अनुभव के साथ और स्मार्ट होता जाता है। हमारे मौजूदा सिस्टम में 4 चिप होते हैं और वो करीब 50-60 हजार न्यूरॉन्स की नकल कर सकते हैं, और कुछ ही महीनों में हम इनसे करीब 10 गुना बड़े बोर्ड बना लेंगे। वो मधुमक्खियों के छत्ते जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, जिसमें करीब 8,50,000 न्यूरॉन्स होते हैं। और फिर हम पूरे के पूरे सिस्टम बनाएंगे जो एक मैमल के दिमाग जितने बड़े होंगे। इंसानी दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसे बनाने के लिए करोड़ों स्पिनेकर चिप्स की जरूरत होगी, पर स्टीव को पूरा यकीन है कि ऐसा करना संभव है। अगर हमारे पास दिमाग का एक ऐसा मॉडल है जो मशीन को चला सकता है,
तो असली दिमाग जैसी मशीन क्यों नहीं बन सकती? हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वो मशीनी दिमाग कभी कल्पनाओं और सपनों वगैरह को सपोर्ट करने के काबिल होगा, पर मुझे ऐसी कोई बुनियादी वजह दिखाई नहीं देती कि हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते। स्टीव मानते हैं कि इंसानी दिमाग बहुत ही साधारण एल्गोरिथम्स के हिसाब से काम करते हैं, और जो चीज इंसानों के लिए काम करती है वो उनकी मशीनों के लिए भी काम करेगी। एक आइडेंटिटी के बनने का सफर तभी शुरू हो जाता है जब एक शरीर न्यूरॉन्स के नेटवर्क द्वारा गाइड होता हुआ इस दुनिया में अपना रास्ता बनाने का संघर्ष करता है। वो काफी कुछ सीखता है, अपनाता है, याद रखता है और आखिरकार अपने बारे में जान जाता है। हम कैसे बनते हैं? हमारी आइडेंटिटीज धीरे धीरे करके हमारी यादों, हमारे सपनों, हमारी कल्पनाओं से बनती हैं। किसी की भी आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती। जिंदगी एक सफर है जो हम सबको दूसरों से अलग बनाता है, और इस बात की खोज कि हम कौन हैं हमारा सबसे बड़ा और सबसे लंबा एडवेंचर है।